नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में CAA के खिलाफ कई महीनों तक चलने वाले एहतजाज से मुतालिक अपने पहले के दिए गए फैसले पर नजरसानी करने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवामी मकामात पर दूसरों के हुकूक तवील एहतजाज करके मुतासिर नहीं किए जा सकते। अदालत उस्मा का कहना है कि एहतजाज करने का हक कभी भी और कहीं भी नहीं दिया जा सकता। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइन एहतजाज करने और अदम इत्मीनान का इजहार करने का हक देता है, लेकिन उसके साथ कुछ शराइत भी आयद होती हैं। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि हमने सिविल अपील में नजरसानी की दरख्वास्त और रिकॉर्ड पर गौर किया, हमें इसमें कोई गलती नहीं मिली है। जस्टिस SK कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्णा मुरारी की बेंच ने यह फैसला सुनाया। ख्याल रहे कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ शाहीन बाग में मुजाहरा करने वाली खवातीन ने नजरसानी की दरख्वास्त के साथ ही एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। खवातीन ने मुतालबा किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2020 में एहतजाज के बारे में जो हुक्म दिया था उस पर दोबारा समाअत की जाए। नवंबर 2020 में शाहीन बाग तहरीक से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक नजरसानी की दरख्वास्त भी ज़ेरे इल्तिवा है। ऐसे में दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि उनका मसला हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरे से भी वाबस्ता है। दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि शाहीन बाग मामले में अदालत की जानिब से दिया गया तबसरा शहरियों के एहतजाज के हक पर शक जाहिर करता है। शाहीन बाग में गुज़िश्ता साल शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एक तवील एहतजाज किया गया था। बाद में वहां से मुजाहिरीन को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस को किसी भी अवामी मकाम को खाली कराने का हक है और किसी भी अवामी मकाम पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुजाहरा नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड के चमोली के तपोवन में NTPC की टनल में फंसे 39 वर्कर्स को तलाश रही रेस्क्यू टीम की उम्मीदें जागी हैं। जिस टनल में वर्कर्स फंसे हैं उसके साथ वाली अंडरग्राउंड टनल में ड्रिलिंग में कामयाबी मिल गई है। यह ड्रिलिंग जुमेरात को चट्टान आ जाने की वजह से रोकी गई थी, हालांकि इसमें कैमरा अभी नहीं जा सका है। दूसरी तरफ रेस्क्यू वर्कर्स के लिए नया खतरा खड़ा हो गया है। ऋषि गंगा नदी पर मलबे की वजह से एक झील जैसा फॉर्मेशन बन गया है और इसमें से पानी कभी कभी ओवरफ्लो हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में ITBP के तर्जुमान विवेक पांडे के हवाले से कहा गया है कि 2.5 किलोमीटर लंबी अहम टनल के साथ वाली टनल में ड्रिलिंग पूरी हो गई है। यह ड्रिलिंग 75 मिलीमीटर चौड़ी और करीब 12 मीटर लंबी है। इसी के जरिए मेन टनल से मलबा और कीचड़ बाहर आया है। विवेक पांड्या के मुताबिक अच्छी बात यह है कि इस टनल में अब मलबे और कीचड़ का प्रेशर नहीं आ रहा है। खराब बात यह है कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से इसमें कैमरा नहीं जा पाया है। अब कोशिश इस छेदी सुराख को 250 से 300 मिलीमीटर चौड़ा करने की है। जुमेरात को यह काम धौली गंगा का पानी बढ़ने के बाद रोक दिया गया था। ITBP, NDRF और आर्मी की टीमें दोबारा मेन टनल से मलबा निकालने के काम में जुटी थी। जुमे के रोज एक बार फिर मेन टनल के साथ वाली टनल में ड्रिलिंग का काम नई मशीनों के साथ शुरू किया गया। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार के हवाले से रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दोबारा ड्रिलिंग की कोशिशें कामयाब हो गई हैं। उम्मीद है कि फंसे हुए वर्कर्स तक इसके सहारे पहुंचा जा सकता है। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने सबसे पहले अजमेर के किशनगढ़ में वाक़े तेजाजी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद रूपनगर में ट्रैक्टर रैली को खिताब करते हुए कहा कि नए ज़रई कानूनों से किसान, रेहड़ी वाले और छोटे कारोबारी सब बर्बाद हो जाएंगे। यहां भी राहुल गांधी ने कमोबेश वही बातें कही जो एक दिन पहले पीलीभंग और पदमपुर की मीटिंग्स में कही थी। रूपनगर रैली के लिए खास तौर पर ट्रॉली नुमा स्टेज बनाया गया था। पीलीभंग में स्टेज पर खाट, जबकि पदमपुर में मुड्डे लगाए गए थे। इसके बाद राहुल ने नागौर के मकराना में भी रैली को मुखातिब किया। तो याद रखिए, सिर्फ किसान को नुकसान नहीं होगा। आज जो सड़क पे मूंगफली बेचते हैं, जो अचार बनाते हैं, जो चना बेचते हैं, जो रेहड़ी पटरी पे माल बेचते हैं, रेहड़ी पटरी वाले, ये सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे। एक नहीं बचेगा।
सब के सब हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के लिए काम करेंगे। और देखिए, दूसरे कानून का लक्ष्य समझिए, दूसरे कानून का लक्ष्य समझिए। आज एक व्यक्ति, एक उद्योगपति हिंदुस्तान के 40% अनाज को कंट्रोल करता है। 40% अनाज उसके गोदाम में है। दूसरा कानून इसी व्यक्ति को 80-90% अनाज पे कंट्रोल दे देगा। और अब जो मैं कह रहा हूं उसको अच्छी तरह सुनिए। आने वाले समय में जब किसान अपना माल बेचने जाएगा तो उद्योगपति अपने गोदाम से अनाज, फल और सब्जी मार्केट में डालेगा। जैसे मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी वैसे दाम घटेगा और किसान को कम से कम दाम में अपना अनाज, अपना फल, अपनी सब्जी बेचनी पड़ेगी। उसके बाद वही किसान कंज्यूमर बनके फल खरीदने जाएगा, सब्जी खरीदने जाएगा, अनाज खरीदने जाएगा। वही उद्योगपति मार्केट से अनाज, फल, सब्जी खरीद के अपने गोदाम में डालेगा और जैसे ही वो अपने गोदाम में अनाज, फल और सब्जी डालेगा, दाम एकदम से तेजी से ऊपर बढ़ेगा। और फिर वही किसान जिससे पहली बार चोरी की गई। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने 12 फरवरी को लोकसभा में अपनी तकरीर के दौरान मरकज की मोदी हुकूमत पर कई तरह के इल्जामात आयद किए थे, जिनमें से एक इल्जाम यह था कि इस मुल्क की हुकूमत को 4 लोग चलाते हैं और जो भी हो रहा है उन 4 लोगों के लिए ही हो रहा है। उन्होंने अपनी तकरीर में हम दो हमारे दो स्लोगन भी पेश किया था और कहा था कि अब इस स्लोगन का मतलब बदल गया है। राहुल गांधी के इस इल्जाम की किसान लीडर राकेश टिकैत ने तायीद की। उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल यही लग रहा है कि 4 ही आदमी हैं जो मुल्क चला रहे हैं। राकेश टिकैत ने मीडिया के सामने राहुल गांधी के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इस बात का इजहार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अपोजिशन को किसानों के मसले पर पार्लियामेंट में बहस करनी चाहिए। राकेश टिकैत का कहना है कि मरकज ने किसानों के लिए कानून बनाया है जो उन्हीं को यानी किसानों को ही मंजूर नहीं तो हुकूमत उन्हें वापस ले। ज़राई कवानीन के खिलाफ किसान सड़कों पर है, हुकूमत की ऐसी क्या मजबूरी है जो कानून वापस नहीं ले रही है। मीडिया के सामने राकेश टिकैत ने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी को तनकीद का निशाना बनाया और पार्लियामेंट में की गई उनकी तकरीर की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी खाली हैं और उन्हें भी कुछ न कुछ कहना है, इसीलिए कहने के लिए कहना पड़ेगा। ईरानी जिस महाराष्ट्र से आती हैं वहां भी हालात खराब हैं, वो वहां के किसानों के लिए भी पॉलिसियां बनाएं। महाराष्ट्र में फलों का जो किसान है उनके लिए सरकारी पॉलिसियां बनाएं। ईरानी को वहां जरूर ध्यान देना चाहिए जहां उनका घर है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान तशद्दुद कैसे हुआ, इसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर सीन को रिक्रिएट किया। भीड़ को उकसाने के मुल्जिमीन में दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लेकर दिल्ली पुलिस हफ्ते के रोज उन रास्तों पर गई जहां से ये तशद्दुद करने वाले लाल किले तक पहुंचे थे। इससे पहले दीप सिद्धू और इकबाल सिंह से चाणक्यपुरी में वाक़े क्राइम ब्रांच में करीब 1 घंटे तक पूछताछ की गई। दिल्ली पुलिस ने लाल किला तशद्दुद मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। दीप सिद्धू को पुलिस ने तशद्दुद के 15 दिन बाद पीर की रात 10:40 पर करनाल बाईपास से गिरफ्तार किया था और मंगल की सुबह गिरफ्तारी की जानकारी दी थी। 2 दिन पहले ही इस मामले में दूसरे बड़े मुल्जिम इकबाल सिंह की गिरफ्तारी होशियारपुर से हुई। 3 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजन सिंह पर 1-1 लाख और जगबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह पर 50-50 हज़ार का इनाम डिक्लेयर किया था। इकबाल सिंह ग्रंथी है। सिद्धू पर लाल किले में जो तशद्दुद हुआ उसे भड़काने का इल्जाम है और जिन लोगों ने तशद्दुद किया था उन्होंने किले की दीवार पर चढ़कर एक मजहबी झंडा वहां पे लगा दिया था। पुलिस का कहना है कि 26 जनवरी का वाकये के बाद सिद्धू को नहीं
देखा गया था। हालांकि उसके वीडियोस लगातार आ रहे थे। पिछले दिनों उसका एक वीडियो सामने आया, पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मुलजिम वीडियो पोस्ट करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड और उसके मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी फेसबुक आईडी कोई मोबाइल फोन में खुली हुई थी। पता चला कि वो वीडियो बनाकर पहले उसे व्हाट्सएप से कैलिफोर्निया में अपनी गर्लफ्रेंड को भेजता था और उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड के मोबाइल से उसे पोस्ट किया जाता था। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने आज राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वाज़ेह कर दिया है कि अगर किसी हिंदू शख्स ने अपना मजहब छोड़कर इस्लाम मजहब इख्तियार किया तो उसे इलेक्शन में एससी रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया जाएगा, जबकि सिख या बौद्ध मजहब इख्तियार करने वाले हिंदुओं को एससी तबके के लिए रिजर्व सीटों पर इलेक्शन लड़ने और दीगर तरह के रिजर्वेशन पर मबनी फायदे उठाने की इजाजत होगी। रविशंकर प्रसाद ने इस सिलसिले में आइन का हवाला पेश करते हुए कहा कि आइन यानी एससी हुक्म का पैरा 3 एससी तबके की रियासतवार फेरिस्त को मुतारिफ करता है। इसके मुताबिक कोई शख्स जो हिंदू, सिख और बौद्ध मजहब से अलग मानता है उसे एससी शेड्यूल कास्ट का रुकन नहीं समझा जाएगा। काबिल कबूल शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट के साथ कोई भी शख्स महफूज मकामात से इलेक्शन लड़ने का अहल है। रविशंकर प्रसाद ने यह जवाब बीजेपी लीडर जीवीएल नरसिम्हा राव के एक सवाल पर दिया और साफ कहा कि इस्लाम या ईसाई मजहब में दाखिल होने वाले दलित तबके के लोग शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट्स पर इलेक्शन लड़ने का दावा नहीं कर सकते। जब रविशंकर प्रसाद के सामने यह सवाल रखा गया कि क्या अवामी नुमाइंदा कानून और इलेक्शन गाइडलाइंस में ऐसी किसी तरमीम पर गौर किया जा रहा है जिसमें वाज़ेह हो कि इस्लाम या ईसाई मजहब इख्तियार करने वाले दलित रिजर्व सीट से इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। So I must begin with a word of apology, sir. In clause 5 of this answer, there is some grammatical error, sir. I sincerely apologize. I had given instructions, sir. It should be read, sir. However, the constitutional framers were keen to end the discrimination against SC, which was unfair and wrong tradition of Hindu society, which needed constitutional correction. This should be the right approach, sir. I'll make a proper request for that. Sir, let me share with this House, sir. When the question of reservation and empowerment of our scheduled caste brethren and sisters and scheduled tribe came about, they were aware for the rationale for which this reservation has to be given. Scheduled caste discrimination was a wrong practice of Hindu society. They were aware. And our tribal friends were away from the society in jungles. They needed to be brought in the mainstream. Therefore, it is only these two communities who, apart from reservation in education, employment, have been given political reservation. Therefore, 1950 Scheduled Caste Order clearly states this shall be available only to Hindus, and later Buddhists and Sikhs were added because in the constitution they are part of the same rubric, sir. The law is very clear, sir, and we uphold this law. We don't want to dilute this law. We don't want to make any compromises. Right. If there are any specific questions of any specific MP's behavior, MLA's behavior is there, that can be looked into. But the status of law is clear, and the Representation of People Act is also clear. You must be a proper... वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के हालात पर बयान दिया। अमित शाह बोले, जिनको पीढ़ियों तक राज करने का मौका दिया वो अपनी गिरेबान में झांक कर देखें कि वो हिसाब मांगने के लायक हैं भी या नहीं। इधर लोकसभा में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2021 को मंजूरी दे दी गई है। अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने के मामले पर अदालत में लंबी सुनवाई चली और फिर 5 जजों की बेंच को इसे ट्रांसफर कर दिया गया। अब अपोजिशन हमसे कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएं और उनसे कहें कि इस पर जल्द सुनवाई हो। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और ये बात लेकर सामने हैं कि मुल्क में आर्टिकल 370 नहीं होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई का दौर चल रहा है, लेकिन इस मामले की वर्चुअल सुनवाई नहीं हो सकती, इसलिए जब फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू होगी तो ये मामला सुना जाएगा। अमित शाह ने कहा कि मुनासिब वक्त पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। क्या गोवा रियासत नहीं है, मिजोरम रियासत नहीं है? अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इतनी फजीहत ही नहीं होगी। स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं। मनसा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो?
आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। और कह रहे हैं कि स्टेटहुड देना है तो एग्मूट में क्यों लेकर आए? जरा एग्मूट कैडर को ही समझ लेते। क्या अरुणाचल राज्य नहीं है? क्या गोवा राज्य नहीं है? मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही है। जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजीहत ही न होती। ये सारे राज्य है और एग्मूट कैडर के अंडर में है। जहां पर विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव परिस्थिति होती है, वहां पर अफसर भेजने पड़ते हैं और वो राज्य के विकास के लिए जाते हैं। जो अफसर एग्मूट कैडर के हैं वही मसूरी की जगह पे ट्रेनिंग लेकर आते हैं जो जम्मू कश्मीर कैडर के लोग पहले लिया करते थे। ये ऑल इंडिया कैडर है मान्यवर। और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे। क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। काहे का सेक्युलरिज्म? स्टेटहुड नहीं मिलेगा भाई, बिल्कुल। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने हफ्ते के रोज पार्लियामेंट में बजट पर जो बहस हुई उसका जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने फिर दामाद लफ्ज का इस्तेमाल करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने राहुल गांधी को मुल्क को बर्बाद करने वाला आदमी बताया। उन्होंने कहा कि राहुल कई मुद्दों पर फर्जी कहानियां सुनाते हैं और वो डूम्सडे मैन ऑफ इंडिया है, यानी मुल्क को बर्बाद करने वाले शख्स। निर्मला सीतारामन ने राज्यसभा में भी दामाद शब्द का इस्तेमाल किया था। वजीर फाइनेंस ने राहुल गांधी के हम दो और हमारे दो वाले बयान पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम दो और हमारे दो का मतलब दो लोग पार्टी को संभालेंगे और दो दीगर लोग हैं जिन्हें संभालना है, यानी बेटी और दामाद। हम ऐसा नहीं करते। हमने 50 लाख स्ट्रीट ट्रेडर्स को एक साल तक 10,000 रुपए दिए। ये स्ट्रीट वेंडर्स किसी के दोस्त नहीं हैं। निर्मला सीतारामन यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि जो लोग हम पर लगातार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम कारोबारियों के लिए, खरीबियों के लिए काम करते हैं, उन्हें बता दें कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना किसी खरीबी के लिए नहीं है। उधर दामादों को उन रियासतों में ज़मीन बांटी गई जिनमें कभी कुछ पार्टियों का इख्तिदार था, जैसे राजस्थान, हरियाणा में। हमारे खरीबी कौन है? हमारे खरीबी इस मुल्क की आम जनता है। वोट मांगा, वोट ले लिया, सरकार बनाने के बहाना किया, मगर सत्ता भी उनके हाथ में नहीं है। मगर फार्म लोन का गुमराह करके किसानों का बैकस्टैप करके चले गए कांग्रेस। राजस्थान में आज भी कंप्लेंट्स है, फार्म लोन नहीं हो रहे। मेरा एक्सपेक्टेशन था सर, फार्म लोन सर, कर्जा माफी राजस्थान में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, जहां भी छत्तीसगढ़ में भी तो कर्जा माफी नहीं हुआ। सर, मेरा एक्सपेक्टेशन यही था जब वरिष्ठ नेता उठ करके भाषण देने से पहले फाउंडेशन ले कर रहे थे, कम से कम ये मानेंगे कि कर्जा माफी क्यों नहीं हुआ, उसको बयान देंगे। नहीं दिया। सर, तीसरा 10 में से तीसरा मैंने सोचा वो खड़े होकर के फाउंडेशन बजट के भाषण देने से पहले ले कर रहा है, उस समय कम से कम ये बात बोलेंगे कि मैंने आदेश दे दिया पंजाब सीएम को, वो जो काला कानून है जिसके द्वारा किसान जेल में जाने वाले का प्रोविजन है, उसमें
5 लाख का फाइन का प्रोविजन है, प्रावधान है उसमें। वो दोनों को हटाने के लिए मैंने हमारा चीफ मिनिस्टर पंजाब का उनको आदेश दे करके आया हूं। ये बात पार्लियामेंट में खुलासा करेंगे, ये मैंने सोचा, मैंने एक्सपेक्टेशन रखा, मगर ना, वो भी नहीं हुआ। मगर आरोप इस तीनों कानून के ऊपर। ये तीसरी बात, फोर्थ पार्ट सर, वोट मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मुल्क के किसी भी आकाशवाणी केंद्र को बंद नहीं किया जाएगा और ना ही इसका दर्जा कम किया जाएगा। लोकसभा में वक्फे सवाल के दौरान किए गए सवाल का जवाब देते हुए जावड़ेकर ने कहा कि चूंकि कोविड का असर सभी शोबों पर पड़ा है, लिहाजा आकाशवाणी और एफएम रेडियो पर भी इसका असर हुआ है। रेडियो का प्रसार बढ़ रहा है, लोग रेडियो सुनते हैं, खेत खलियान में, काम पर, चाय की टपरी पर, टीवी नहीं देख सकते। सोशल मीडिया एक मर्यादा के बाद टेलीफोन में पढ़ते रहना असंभव होता है। रेडियो सुनना ये एक अपनी विरासत भी है और रेडियो सुनना बहुत आनंद भी है। और अब जिस तरह से मोबाइल में ही रेडियो आ गया, तो पॉकेट में मोबाइल है, कान में तार है, स्पीकर है और सुनते रहो, तो ये अनुभव रेडियो का है। इसलिए रेडियो डे के उपलक्ष्य में मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। रेडियो का प्रसार बढ़ रहा है, लोग रेडियो सुन। सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। पेट्रोल की कीमतें 25 से 30 पैसे तक बढ़ाई गई हैं, वहीं डीजल के दामों में 35 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। 31 पैसे के इजाफे के साथ आज हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 91 रुपये 96 पैसे हो गई है, यानी 91 रुपीज़ 96 पैसा। इसी तरह 39 पैसे के इजाफे के साथ डीजल की कीमत 85 रुपये 89 पैसे 85 रुपीज़ 89 पैसा फी लीटर हो गई है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में करीब 1.5 रुपये का इजाफा हुआ है। वैसे ही डीजल की कीमत में भी 1 रुपया 60 पैसे के करीब का इजाफा हुआ है। फरवरी में अब तक पेट्रोल डीजल के रेट में 7 बार बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने हाल ही में साफ किया था कि पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स में कोई कटौती नहीं की जाएगी। राज्यसभा में एक रिटर्न आंसर में वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हुकूमत के पास पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स को घटाने की कोई तजवीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाना या कम करना हुकूमत की ज़रूरतों और मार्केट के हालात पर मुनहसर करता है। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक वीडियो जारी कर उन्हें नज़रबंद किए जाने का इल्ज़ाम लगाया। महबूबा ने कहा कि फर्जी इनकाउंटर में मारे गए अत्थर मुश्ताक के ख़ानदान से मिलने की कोशिश के दौरान उन्हें हमेशा की तरह घर में नज़रबंद कर दिया गया। हुकूमत के कुछ लोग उनके घर आए और उन्हें बाहर जाने से रोका गया। उन्होंने जब उसकी वजह पूछी तो उन्होंने चुप्पी साध ली। महबूबा ने कहा कि एक बार फिर से एक मासूम अत्थर को मार दिया गया। मैं उसके ख़ानदान से मिलना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही मेरे घर पर हुकूमत के ओहदेदार पहुंच गए और मुझे बाहर जाने से रोक दिया। अत्थर के वालिद ने जब अपने बेटे की लाश की मांग की तो इंतज़ामिया ने उनके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज कर दिया। एक तस्वीर को शेयर करते हुए महबूबा ने कहा कि कश्मीर में दमन का राज चल रहा है, जिसे हुकूमत हिंद मुल्क के बाकी हिस्सों से छिपाना चाहती है। एक 16 साल का नौजवान मारा जाता है और ख़ानदान को आखिरी रसूमात अदा करने का हक तक नहीं दिया जाता। महबूबा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया। 2 मिनट 6 सेकंड के इस वीडियो में कुछ ओहदेदार महबूबा मुफ्ती के घर आते हैं। जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें रोका जाता है। क्या है आज? व्हाट इज द प्रॉब्लम? जी क्या बात है? क्या वजह है? मुझे क्यों रोका जाता है? रोज रोज क्यों रोका जाता है? मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से आया हूं, मैं तहसीलदार साउथ। नहीं ठीक है, मगर मुझे क्यों रोक रहे हैं? कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम है? नहीं, क्या सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है? जब भी मुझे कहीं जाना होता है मैं वहाँ गई, वहाँ सारा वो सैंड माफिया है पुलवामा में, तब नहीं जाने दिया, वहाँ नहीं, बड़गाम नहीं जाने दिया, आज यहाँ नहीं जाने देते हैं। ये बेचारे को, एक तो बच्चे को मार दिया, ऊपर से उसकी लाश भी नहीं दे रहे, उसके बावजूद उसी के खिलाफ केस लगा रहे हैं। तो मुझे क्यों नहीं जाने दे रहा है? मैं क्या कोई कैदी हूँ? मैं कोई क्रिमिनल?
लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के बजट इजलास में ऐवान की कार्रवाई को बाआसानी चलाने में ताउन करने पर सभी पार्टियों के तमाम मेंबरों और रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया और तवक्को की है कि ऐवान में सख्त बहस व मुबाहिसे से खते नजर अखलाक की हुदूद का ख्याल रखा जाएगा। ओम बिरला ने बजट इजलास के पहले मरहले के आखिरी दिन हफ्ते के रोज पार्लियामेंट हाउस में अपने दफ्तर में सहाफियों के साथ एक मुलाकात में कहा कि ऐवान में गुफ्तगू और बातचीत से विखार और मियार में इजाफा होता है। मेंबरान से तवक्को की जाती है कि वो दुनिया भर में ऐवान की साख को मद्देनजर रखते हुए ऐवान के विखार के मुताबिक सलूक करें। खत्म हो जाएगा उस लिहाज से इतना सकारात्मक रहा, चूंकि हमने देखा पहले हफ्ते तो काफी गतिरोध हुआ, लेकिन उसकी भरपाई न केवल दूसरे हफ्ते की गई, देर रात तक चला भी। तो क्या इसको पहले एक सप्ताह गतिरोध रहा, लेकिन हमने सभी माननीय सदस्यों से, सभी दल के नेताओं से चर्चा कर उस गतिरोध को समाप्त किया और सबने चर्चा में भाग लिया। क्योंकि पहले गतिरोध एक लंबा गतिरोध हो गया था, इसलिए देर रात्रि तक बैठकर जितना समय गतिरोध के पहले निर्धारित किया था उससे ज्यादा समय पर चर्चा कराई और देर रात्रि तक चर्चा कराई। तो मुझे लगता है कि हमने कोशिश की कि सभी माननीय सदस्य इन महत्वपूर्ण दोनों विषयों पर अपनी बात को रखें। खत्म हो जाएगा उसलिए अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया के जिन 74 मुल्कों में वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है, वहां नए मरीजों में गिरावट दर्ज होने लगी है। 11 जनवरी के बाद दुनिया में रोज मिलने वाले मरीजों की तादाद में 50% की गिरावट आ चुकी है। 11 जनवरी को रोज मिलने वाले मरीजों का औसत 7,98,000 था, अब 4 लाख है। मरीजों के आंकड़े में ऐसी तेज गिरावट कोरोना दौर में पहली बार देखने को मिली है। खास बात यह है कि दुनिया में पहली बार ही एक्टिव केसेस की तादाद भी कम होने लगी है। अभी मजमूई तौर पर 2 करोड़ 54 लाख एक्टिव मरीज हैं, यानी जिनका इलाज चल रहा है। एक महीना पहले ये 2 करोड़ 69 लाख थे। दुनिया में फिलहाल 10 करोड़ 87 लाख 24 हजार केसेस हैं। अब तक वबा की वजह से 23,93,974 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि 8 करोड़ 7,30,720 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पता चला है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना के खिलाफ 9 महीने से लेकर करीब 1 साल तक असरदार हो सकती है। एक बूस्टर शॉट की जरूरत होगी। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए एम्स भोपाल के डायरेक्टर डॉक्टर वाई.के. गुप्ता ने यह बात बताई। डॉक्टर गुप्ता भोपाल और जम्मू एम्स के डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन लगाने से अब तक किसी की भी मौत या बड़े साइड इफेक्ट होने की खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मार्च के आखिरी तक फेज 3 ट्रायल्स के रिजल्ट आने के बाद और हालात साफ हो जाएंगे। मुल्क में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं, लेकिन 2 रियासतों में ये मामले बढ़े हैं, जिसकी वजह से फिक्र बढ़ गई है। केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटका को छोड़ दें तो सभी रियासतों में एक्टिव केसेस 5,000 से कम है। मुल्क में टोटल एक्टिव केसेस 1,33,000 हैं। इनमें 77.90% मामले केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटका में हैं। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो मुल्क में यह आंकड़ा कम होकर अब 5.3% तक पहुंच गया है, यानी जिन लोगों का टेस्ट किया जा रहा है उनमें से जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में यह नेशनल एवरेज से दुगने से भी ज्यादा है। यहां अभी इन्फेक्शन का रेट 13.5% है। पिछले 24 घंटों में 12,137 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 104 लोगों ने जान गंवाई। इस दौरान 11,358 लोग ऐसे हैं जो रिकवर हुए। अब तक 1 करोड़ 8,92,000 से ज्यादा लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 5,98,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,55,588 मरीजों की मौत हो गई है। अभी 1,33,751 मरीजों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना में कोविड-19 के 151 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,96,428 हो गई। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद 1,614 ही रही, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोई मौत नहीं हुई है। आखिर में बात करते हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रहे चौथे टेस्ट मैच की। इस मैच का दूसरा मैच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ने 6 विकेट गंवाकर 300 रन बना लिए। ऋषभ पंत 33 रन और अक्षर पटेल 5 रन बनाकर नॉट आउट हैं।
ओपनर रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 161 रन बनाए हैं। कप्तान विराट कोहली और शुभमन गिल खाता भी नहीं खोल सके। इंग्लैंड की तरफ से जैक लीच और मोइन अली ने 2-2 विकेट लिए। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।